Our Earth is made up of two kinds of component. The very first component जिसके अंदर लाइफ है, द फर्स्ट कंपोनेंट हैव लाइफ, और इनको इस कंपोनेंट को हम कहते हैं लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट, तो आप कहोगे वो कंपोनेंट जिसके पास लाइफ है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। गाइज इसी तरीके से एक और कंपोनेंट होता है, अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट डू नॉट हैव लाइफ इन देम, इनके पास लाइफ नहीं है, दे आर नॉन लिविंग। एग्जाम्पल के लिए एयर, एयर के पास खुद का कोई जान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वाटर, वाटर इज अबायोटिक कंपोनेंट क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। सिमिलरली वी कैन से लाइट, लाइट के पास भी कोई जान नहीं होता, लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। सो दिस आर ऑल कॉल्ड एज नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। ये सारी जो भी चीजें होती है जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, वी कॉल्ड इट एज अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, हमारा जो ये अर्थ है, इस पे द लिविंग biotic component and the non-living abiotic component continuously interact with each other। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस पृथ्वी पे जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो अबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूसली इंटरैक्शन करते रहते हैं। मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं सीड्स का। तो सीड्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि सीड्स के अंदर लाइफ होता है तभी तो पेड़ निकलता है। ये जर्मिनेट होते हैं सॉइल के अंदर। ये कहां पे जर्मिनेट हो रहे हैं? ये सॉइल्स के अंदर जर्मिनेट होते हैं, एंड दिस सॉइल इज अ बायोटिक कंपोनेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब क्या करते हैं? वी ऑल ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं, हम जो है वी आर बायोटिक। हम जो भी है, हम लोग बायोटिक है, हमारे अंदर जान है, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं? ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन विच इज अबायोटिक। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड ऑक्सीजन इज अबायोटिक कंपोनेंट। और हम बाहर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज आल्सो अबायोटिक कंपोनेंट। तो इस दो एग्जांपल से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता रहता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, द लोटस। लोटस इज अ लिविंग थिंग, एक प्लांट है, तो ये एक बायोटिक चीज है। ब्लूम्स, ये खिल जाता है, ब्लूम मतलब खिल जाता है। व्हेन सनराइज अबायोटिक फॉल्स ऑन इट, जब एक लोटस के ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है तो वो क्या हो जाता है? खिल जाता है। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो सनफ्लावर का भी बच्चों। सनफ्लावर भी सूरज के साथ घूमता है। तो बायोटिक और अबायोटिक का एक इंटररिएक्शन चल रहा है, एक संबंध है। स्टूडेंट, सिमिलरली आप बोल सकते हो द लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक, द लिविंग बायोटिक एंड द नॉन लिविंग अबायोटिक एंड देयर इंटरैक्शंस आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो आज के बाद तुमको अगर कोई भी पूछता है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक इंटरैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम। काफी सिंपल है, तो कभी भी इकोसिस्टम को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स अ इंटरैक्शन बिटवीन अ बायोटिक विच इज नॉन लिविंग एंड अ बायोटिक विच इज लिविंग। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। जो हमारा जो ये अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग है, और इनके बीच में कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चलता रहता है। तो हमारा जो अर्थ है वो इटसेल्फ खुद में ही एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से साइंस, ठीक है। एंड द चैप्टर इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो हम ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। और बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारा कल एग्जाम है कुछ बच्चों का 2-3 दिनों में, एंड दे सेड मी, इसीलिए मैं चैप्टर को वन शॉट में खत्म कर रहा हूं। मतलब एक वीडियो जो आधे घंटे का होगा उसमें पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। वैसे द गुड न्यूज इज कि ये चैप्टर है भी बहुत छोटा, तो पूरे के पूरे सारे टेक्स्ट बुक का पेज खोल लो, पढ़ लो, और ये वीडियो खोल करके नोट्स बना लो, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो के बीच में मैं कई सारे क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका जवाब तुम कमेंट में दोगे वीडियो देखते देखते। स्टूडेंट, लेट्स मूव फर्दर। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पे 9th स्टैंडर्ड का काफी ज्यादा मटेरियल डाल चुका हूं, मैं काफी मेहनत कर रहा हूं। तो लॉज ऑफ मोशन जो कि आपका पहला चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी फ्रॉम फिजिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी डाला गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजरमेंट ऑफ मैटर, और अब एक और चैप्टर इसमें ऐड हो जाएगा, तो हम यहां पे डालेंगे अगले चैप्टर में उसको, इकोसिस्टम वाला, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट का, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है बच्चों। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके जरूर देख लेना। एंड हाँ, अगर आपको सर्च करना है डायरेक्टली तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स वगैरह के लिए, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जिसका नाम है क्लास 9 शुभम। शुभम मैं हूं, बाय द वे माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। तो इसका भी लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। लेट्स मूव फर्दर बच्चों। देखिए, बात ऐसी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, उसमें ग्रीन प्लांट्स होता है सबसे मेन, ठीक है।
क्योंकि इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अब इनको प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बाकी लोगों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, सूरज की जो रोशनी है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और यहां से धूप लेकर के इन प्रेजेंस ऑफ जो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ये खाना बनाता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। सो दिस आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। तो एनर्जी जो मेन प्रोड्यूस होता है हमारे इकोसिस्टम में, इन एनी इकोसिस्टम, तो वो करने का काम किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स द रीजन इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। मूविंग फर्दर बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं हमारे, ये एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। ये किसी और एनिमल्स को खाते हैं तो दे आर कंज्यूमर, क्योंकि ये फूड को कंज्यूम करते हैं। ये खुद खाना नहीं बनाते, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। सो दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर, दे कंज्यूम फूड। स्टूडेंट, सिमिलरली एक फंगी नाम की एक चीज होती है जिसको हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये जो होता है ना, ये डिके, सड़ते हुए चीजों पे, मरे हुए चीजों पे डिपेंड करते हैं। उनको क्या करते हैं? उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी सैप्रोफाइट्स पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? सैप्रोफाइट्स बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिके एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो यहां तक हमने 3 चीजें देखी। अच्छा, एक और देखिए बच्चों, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरियाज है ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर कोई जानवर मर गया, कोई प्लांट एंड एनिमल मर गया, तो उसके बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थिंग, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ थिंग हो गए। कौन सा था? पहला वाला प्रोड्यूसर था हमारा। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फूड। फिर हमारा कंज्यूमर था। कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है। सैप्रोफाइट जो डिकेइंग पे डिपेंड करता है, और डिकम्पोजर्स जो भी डिकेइंग पे डिपेंड करता है, उनको डिके करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंज्यूमर का टाइप देखना है हमें कि कंज्यूमर कौन से टाइप का हो सकता है। तो देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं एक स्क्विरल, काफी प्यारा है। फिर मैं ले लेता हूं एलिफेंट। तो ये सारे जो होते हैं, स्क्विरल या फिर एलिफेंट, डियर, तो ये कुछ जानवर होते हैं जो किस पे खाते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। अब आप सोचोगे कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स मतलब बेसिकली प्लांट्स होता है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। खुद का खाना खुद बनाने वाले, यूजिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सब पेड़ पौधे खाते हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। तो वी कॉल देम एज प्राइमरी कंज्यूमर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हार्बीवोर्स। इनको हार्बीवोर्स भी बोला जाता है। दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर जाके वो घास को खाएगा, उस पेड़ को खाएगा, उस पौधे को खाएगा, इसलिए इसको हार्बीवोर भी बोला जाता है। वेजिटेरियन है ये, खाली पेड़ पौधा खाता है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, जो पेड़ पौधों को खाता है, प्रोड्यूसर्स को खाता है। बच्चों, कंज्यूमर का, हम कंज्यूमर के टाइप्स देख रहे हैं, तो कंज्यूमर का जो अगला टाइप है, दैट इज लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रॉग, फॉक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल देख करके, दिस कंज्यूमर यूज हार्बीवोर एज देयर फूड। तो ये एक इंसेक्ट है मान लो, तो इंसेक्ट ने पेड़ को खाया, बटरफ्लाई ने, बटरफ्लाई को ये फ्रॉग खा जाएगा। ठीक है बच्चों, एक डियर है, डियर ने जाके एक पेड़ को खाया, घास को खाया, उसको ये फॉक्स खा जाएगा। सो दिस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो हार्बीवोर को खाते हैं, और इनको कार्निवोर्स बोलते हैं। ये नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, बेसिकली इनको कार्निवोर्स बोला जाता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से कंज्यूमर में एक और आता है, जैसे कि लायन, जैसे कि टाइगर, और इससे भी बड़े बड़े जानवर, ये होते हैं तुम्हारे टर्शियरी कंज्यूमर, क्योंकि ये वो कंज्यूमर होते हैं जो हार्बीवोर को भी खा सकते हैं, मतलब तुम्हारा जो प्राइमरी कंज्यूमर था उसको भी खा सकते हैं, और कार्निवोर को भी खा सकते हैं, मतलब ये दूसरे जो तुम्हारे नॉन वेजिटेरियन वाले थे सेकेंडरी कंज्यूमर, उनको भी खा सकते हैं। तो बेसिकली अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर, तो नो अदर एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स हैं इनको बोला जाता है टॉप कंज्यूमर या फिर अपेक्स कंज्यूमर्स, मतलब ये लास्ट में आते हैं। ठीक है, और ये भी कार्निवोर का ही टाइप है, लेकिन इनके आगे कुछ भी नहीं होता, इनको खाने वाले अब कोई भी नहीं है, ये मर जाएंगे और इनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे बाद में। तो हमने कंज्यूमर्स में देखा अबाउट कि भैया प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है, अपेक्स कंज्यूमर कौन होता है। देखो, एक और लोग होते हैं जैसे कि इंसान। अब ये जो इंसान होते हैं, ये वेज भी खाता है, ये नॉन वेज भी खाता है, तो फीड ऑन हार्बीवोर एज वेल एज कार्निवोर। तो हम ओमनीवोरस होता है, मिक्स्ड कंज्यूमर, मतलब जो वेजिटेरियन भी खाएगा, नॉन वेजिटेरियन भी खाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम? मिक्स कंज्यूमर बोला जाता है। ठीक है, तो ये मिक्स कंज्यूमर क्या करता है? ये दोनों चीजें खाता है। ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस बच्चों, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोडायवर्सिटी। सेकंड क्वेश्चन आप ऐसे लिखना है, सेकंड का आंसर ABCD जो भी होगा चैट में बताना। ग्रास ऊपर इज डैश, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सैप्रोफाइट, जरूर बताना मुझे चैट में। और टाइगर इज डैश, अ प्रोड्यूसर, अ प्राइमरी कंज्यूमर, अ सेकेंडरी कंज्यूमर, अपेक्स कंज्यूमर। You have to say it in the chat. And these are the 3 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं। Now we are moving to our next point, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फूड चेन एंड फूड वेब।
जी हाँ, अब हम बात करने वाले फूड चेन एंड फूड वेव का। तो आप अपने टेक्स्ट बुक को निकाल के आगे आगे पढ़ते जा सकते हो कि आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें कवर कर ली गई हैं। लेट्स गो फर्दर स्टूडेंट्स। अगर मैं एक जंगल में जाता हूं बेसिकली, तो मैं देखूंगा देयर इज कंटिन्यूअस इंटरैक्शन गोइंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो एक बहुत इकोसिस्टम है, बायोटिक और अबायोटिक का एक रिलेशन चालू है, और उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में भी इंटरैक्शन हो रहा है। मैं समझाता हूं तुम्हें। फर्ज करो कि मेरे पास बच्चों एक प्लांट था जो कि प्रोड्यूसर है, ऑब्वियसली ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, और मेरे पास कुछ हार्बीवोर्स है। ये हार्बीवोर इसको खाएंगे, दे फीड अपॉन दिस ग्रास। ये जो भी पेड़ पौधे हैं इस पे ये हार्बीवोर डिपेंड करेंगे। फिर बच्चा मेरे पास एक प्रेडिक्टर होगा जो क्या करेगा, इस हार्बीवोर को खाएगा। फिर ये जब मर जाएगा तो बच्चों डिकम्पोजर्स होंगे जो इसको डिकम्पोज कर देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चालू है, ये इस पे डिपेंडेंट 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 है। दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंस। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक लिंक है। तो बच्चों मैं क्या कहता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक प्रोड्यूसर है, एक पेड़ है। इस पेड़ को खाने वाला एक ग्रास ऊपर हो सकता है जो कि ग्रास खाता है बेसिकली, और ये एक प्राइमरी कंज्यूमर है। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको खाने वाला, ये ग्रास ऊपर को खाने वाला एक मेंढक है, मान लो सेकेंडरी। नाउ दिस इज अ कार्निवोर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो प्राइमरी को खा रहा है। तो सेकेंडरी कौन होता है, जो प्राइमरी को खाता है। अब इसको भी खाने वाला कोई हो सकता है, जैसे कि ये अपेक्स कंज्यूमर, या एक सांप हो सकता है यहाँ पे, या फिर एक ईगल हो सकता है जो इसको खा जाएगा। तो ये अपेक्स कंज्यूमर है, अब इसको खाने वाला कोई नहीं है। तो जब ये मर जाता है तो इसको डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जी हाँ, एकदम सही पकड़ा। इसको डिकम्पोजर्स क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो जब डिकम्पोजर्स को डिकम्पोज कर देगा तो खत्म। तो क्या तुम देख सकते हो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन गो ऑन कंटिन्यूअसली बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। इन सबके बीच में एक इंटरैक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एंड देयर इज अ डिफाइनेड सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शन। यहां पे एक सीक्वेंस है, अगर तुम इस इंटरैक्शन में देखोगे तो एक सीक्वेंस है। क्या, प्रोड्यूसर को खा रहा है तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को अपेक्स कंज्यूमर, उसके बाद वो डिकम्पोजर। तो ये एक सीक्वेंस है, एंड दिस डिफाइनेड सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फूड चेन। तो तुम देख रहे हो एक चेन बन रहा है बच्चों, ये इससे डिपेंडेंट है, ये इससे डिपेंडेंट है, इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है। इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो एक चेन बन रहा है। इसी चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। क्या भाई, आसान लग रहा है, एकदम इजी है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार लिख दो चैट में, लिखो आसान है। तो इसको हम फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन सबको समझ में आ गया? ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अभी देखो, एवरी फूड चेन हैज डिफरेंट लेवल्स और लिंक्स। हर एक फूड चेन में अलग अलग लेवल होता है या अलग अलग लिंक्स होता है। अब देखो, ये इन दोनों के बीच का एक लिंक है, इन दोनों के बीच में एक लिंक है, इन दोनों के बीच में एक लिंक है, इन दोनों के बीच में एक लिंक है। और अच्छे से समझते हैं, टेंशन मत लो। देखो, फर्स्ट लिंक किसके बीच में, प्रोड्यूसर और इसके बीच में। ठीक है, सेकंड लिंक किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड अपेक्स कंज्यूमर। यहाँ पे फोर्थ लिंक है। तो हर एक इसमें कम से कम 4 से 5 लिंक्स होते हैं। हर एक इकोसिस्टम में अगर आप देखने जाओगे, एक फूड चेन में देखने जाओगे, तो मिनिमम 4 to 5 लिंक्स तो आपको दिखेंगे ही। बच्चा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एवरी लिंक इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भैया ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, तो फूड चेन में जो भी एक लिंक होता है दो चीजों के बीच में, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या आपको क्लियर हो रहा है कि ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है? एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन, फूड इन द फूड चेन। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन कैसे करेंगे? ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप, ट्रॉपिक लेवल एक स्टेप होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑब्टेन करता है उसका फूड इस चेन के अंदर, इस पूरे चेन के अंदर जहां पे अपना फूड ऑब्टेन करता है। चलिए इस चीज को और आसान बनाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो हो सकता है, ठीक है, अभी एक नया हमने फूड चेन और फूड वेब पढ़ना है। तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म जो हो सकता है वो प्रे हो सकता है। प्रे मतलब शिकार हो सकता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म का। तो वन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रे ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। किसी एक का भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं बच्चा, मेरे पास क्या है, एक स्पाइडर है। अब ये स्पाइडर को फ्रॉग खा सकता है, इस स्पाइडर को ये लिजार्ड खा सकता है, इस स्पाइडर को भाई ये बर्ड खा सकती है, ये स्पैरो खा सकती है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसको खाने वाले अनंत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? Therefore, the insect become part of the food chain of the 3 food chain and thus forming an interactive web। तो मैं बोल सकता हूं कि एक वेब बना रहा है। ये जो इंसेक्ट है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड बन गया। ये जो इंसेक्ट है भाई साहब, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड बन गया। तो यहाँ पे एक वेब बन रहा है, एंड दैट वेब इज कॉल्ड एज फूड वेब। इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे तो देखो, एन इकोसिस्टम कैन हैव मेनी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल। एक इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन जो होते हैं, बहुत सारे जो फूड चेन होता है तुम्हारे, एक लेवल पे कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर बहुत सारे लेवल पे कनेक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे से।
समझते हैं इस बात को? तो बच्चों मेरे पास ग्रास है, फिर मेरे पास नट्स है और फिर मेरे पास श्रब्स है। तो ये तीन चार टाइप की चीजें हैं जो ये क्या है, ये सारे प्राइमरी मतलब ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, प्लांट से मिले हैं ये सब। अब देखो, इस ग्रास को खाने वाला एक स्क्विरल हो सकता है, इस स्क्विरल को खाने वाला एक वल्चर हो सकता है, इस स्क्विरल को एक फॉक्स भी खा सकता है, इस स्क्विरल को एक लेपर्ड भी खा सकता है। आप समझ रहे हो बच्चों? इस ग्रास को खाने वाला एक ग्रास ओपर हो सकता है, इस ग्रास ओपर को खाने वाला एक बर्ड हो सकता है और इस बर्ड को एक फॉक्स भी खा सकता है। और ये जो नट है, इस नट को स्क्विरल खा सकता है, ये नट को ये बर्ड भी खा सकता है। आप देख रहे हो एक चीज पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, एक एक बहुत वेब बन रहा है, एक जाल बन रहा है इस चीज से। ठीक है, आगे बढ़ता है थोड़ा सा। अब ये नट्स को खाने वाला बच्चा ये एक जानवर भी हो सकता है, इस जानवर को ये वल्चर भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है और लेपर्ड भी खा सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। ग्रास को खाने वाला बच्चा एक डियर हो सकता है, ये श्रब्स को भी ये डियर खा सकता है। आप समझ रहे हो? ये डियर को खाने वाला लेपर्ड हो सकता है, तो ये लेपर्ड भी खा सकता है, इस डियर को फॉक्स भी खा सकता है, इनकेस वल्चर भी इसको खा जाएगा अगर मरा हुआ पाएगा तो इस चीज को हम फूड वेब कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एक जाल बन गया है इन चीज का, एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, तो ये एक जाल बन रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। इसी कॉन्सेप्ट को हम फूड वेब कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? तो कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर जरा कमेंट्स में बताना। एवरी लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज डैश। हर एक लेवल को क्या बुलाया जाता है? तुम्हें सिखाया गया है। प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय। प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन होते हैं? फंगी एंड अदर माइक्रोब्स आर ओमनीवोरस, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर, अपेक्स कंज्यूमर, ये भी आपको बताना है। और बच्चों यहां पे हमारा ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन वाला है वो होता है खत्म। अब हम आगे बढ़कर के स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड एनर्जी पिरामिड। ठीक है, तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बच्चों अभी तक आपने ये वाली चीजें समझ ली कि भैया क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, सारी चीजें आपने समझ ली, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इकोसिस्टम में, वो स्टोर करते हैं सोलर एनर्जी को। तो धूप से क्या करते हैं, ये एनर्जी लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं और इसको फिर बाकियों को फूड चेन में दे देते हैं। हमें इसीलिए इसको हम प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं। मूविंग फर्दर बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ये जो हमारा सन है, ये कोई भी इकोसिस्टम आप ले लो, एनी इकोसिस्टम, ये जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होगा, डू नॉट पास ऑल द एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब यहां पे जो ये है, ये सारा का सारा एनर्जी यहां पास नहीं करेगा, ये यहां से सारा का सारा एनर्जी यहां पास नहीं करेगा। अब बोलोगे भैया इसने तो पूरा का पूरा इसको खा गया, एकदम नमक लगा के खा गया, भैया ज्यादा एनर्जी जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता ना। मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक लेवल से दूसरे लेवल पे सारा का सारा एनर्जी पास नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड एज 10% रूल। तुम बोलोगे 10% रूल क्या? कोई बात नहीं, आगे समझाएंगे आपको, टेंशन मत लो। तो देखो, एट एवरी लेवल सम एनर्जी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। एक ऑर्गेनिज्म के अपने भी कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं। भैया लाइफ प्रोसेस बोले तो यहां पे देखो, मेटाबॉलिज्म, भाई साहब खाना खा रहा है, खाना खा के इसको पचाना है, अपने बॉडी को चलाना है, तो उसके लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगा, तो वो यूज कर लेगा ना जो खाएगा उसका एनर्जी। भैया ग्रोथ, एक ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ भी तो करेगा, ग्रोथ में उसका चला जाएगा कुछ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा रिप्रोडक्शन, अपने जैसा दूसरा भी तो पैदा करना है उसको भाई, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा सा एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा। तो इन सारी चीजों में वो एनर्जी यूज कर लेता है। अच्छा इतना ही नहीं बच्चों, सम एनर्जी इज आल्सो लॉस्ट इन द सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ हीट। अभी आपकी बॉडी गर्म है, मैं अभी काम कर रहा हूं, मेरी बॉडी गर्म हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा हीट निकल रहा है मेरी बॉडी से, ये हीट से भी थोड़ा सा एनर्जी लॉस्ट होता है। समझ रहे हो, हीट से भी थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी लॉस्ट होगा। तो सम एनर्जी इज आल्सो लॉस्ट इन सराउंडिंग एज फॉर्म ऑफ हीट। हीट की तरह भी कुछ एनर्जी लॉस्ट होता है। भैया सच्चे अच्छे से समझाओ ना, टेंशन मत ले। ये सूरज है, ये सूरज है, ये जो प्लांट है सूरज की रोशनी को ले रहा है, खाना पका रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है ग्रास ऊपर, इसको खा रहा है। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी इधर लॉस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी इधर लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी तो कुछ ग्रोथ करना है भाई को, अपने जैसा दूसरा रिप्रोड्यूस करना है, अपना बॉडी फंक्शन चलाना है, तो थोड़ा एनर्जी इधर हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा। अच्छा ये ग्रास ऊपर है, इस ग्रास ऊपर को एक फ्रॉग खाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रास ऊपर भी तो थोड़ा एनर्जी अपने बॉडी के लिए यूज करेगा, तो थोड़ा लॉस्ट होगा और थोड़ा हीट के फॉर्म में भी लॉस्ट होगा। अच्छा ये फ्रॉग है, इस फ्रॉग को एक स्नेक खाएगा, तो ये फ्रॉग ने भी तो कुछ एनर्जी यूज किया होगा ना अपने आप, अपने बड़ा बड़ा फ्रॉग बनने के लिए, बड़ा बड़ा होने के लिए, अपना बच्चा पैदा करने के लिए, और थोड़ा सा एनर्जी हीट के फॉर्म में भी लॉस्ट हुआ। अच्छा ये जो सांप है, इसको एक वल्चर खाएगा, ये सांप ने भी तो थोड़ा एनर्जी यूज किया होगा अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो एनर्जी आधा तो ये अपने आप में यूज कर लिया इसने, और थोड़ा एनर्जी हीट के फॉर्म में भी लॉस्ट हो गया।
तो ये जो वल्चर है बाद में ये मरेगा, ये मर जाएगा, तो इसने थोड़ा एनर्जी यूज किया होगा अपने बॉडी में, थोड़ा तो एनर्जी यूज किया होगा। अच्छा थोड़ा मतलब कितना, 90% यूज कर लेगा ये, ठीक है। तो 10% जो एनर्जी होगा ये ट्रांसफर करेगा यहाँ पे मरने के बाद अपने बॉडी से। तो ये जो सैप्रोफाइट्स होंगे ये क्या करेंगे, इस एनर्जी को डिकम्पोज करेंगे। अब ये डिकम्पोजर्स भी थोड़ा एनर्जी यूज करेगा और सॉइल के अंदर इसको भेज देगा। तो देखो सन से एनर्जी आ रहा है, एनर्जी गिवन है, और एनर्जी ये सब लोगों ने ले लिया, लेकिन कोई भी एनर्जी, देखो यहां पे सुनो ध्यान से, डिकम्पोजर ऑल्सो डेसिपेटेड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां पे थोड़ा थोड़ा एनर्जी हीट के फॉर्म में भी ये सारे के सारे अपने बॉडी से निकालते हैं, और ये डिकम्पोजर्स भी निकाल देते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा हीट के फॉर्म में एनर्जी निकाल देते हैं अपने बॉडी से। क्या आप समझ रहे हो, क्या आप समझ रहे हो? अगला लाइन सुनो। अभी देखो यहां से यहां एनर्जी आ रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन कोई भी एनर्जी वापस सूरज तक नहीं जाता, सूरज तक यहां से बिल्कुल भी एनर्जी वापस नहीं जाता। इसीलिए हम कहते हैं द हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग नेवर गोज बैक टू द सन, और इसके लिए हम एक लाइन कहते हैं देयरफॉर द एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन इज रेफर्ड एज वन वे ट्रांसपोर्ट। तो अगर तुमसे एक सवाल पूछा जाता है कि भैया एनर्जी फ्लो को वन वे ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, तो तुम क्या लिखोगे कि एनर्जी फ्लो को वन वे ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एनर्जी सूरज से आ रहा है वो वापस बिल्कुल भी सूरज में नहीं जा रहा है, सूरज में वो बिल्कुल नहीं जा रहा है। दैट्स द रीजन कि ये वन वे ट्रांसपोर्ट है। हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रहा है लेकिन वो सूरज के पास वापस नहीं जा रहा है। सूरज की जय। सूरज बहुत दानी है भाई, बिल्कुल भी वापस नहीं लेता, बोलता दे दिया दे दिया दे दिया। सूर्यपुत्र कर्ण भी सही बना होगा एवरीवन। अगर तुम यहां तक देख रहे हो एक बार सूर्यपुत्र कर्ण लिखो चैट में, तो मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने यहां तक देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अगला लाइन देखो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। मतलब जब ये इसने खाना पीना बनाया तो यहां से यहां पे वो खाली 10% एनर्जी भेजेगा, ये यहां से खाली 10% एनर्जी भेजेगा, ये यहां से यहां 10%, ये यहां से यहां 10%, ये यहां से यहां 10%। दैट्स द रीजन कि इसको 10% लॉ बुलाया जाता है। नहीं समझे? सब समझेगा, सब समझेगा। देखो एक ऐसा पिरामिड लेते हैं, इसको बोलते हैं फूड पिरामिड, मैंने पिरामिड के फॉर्म में बनाया। देखो ये इधर बड़ा क्यों दिखाया जाता है, ऊपर ऊपर छोटा क्यों होते जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे चीजें ज्यादा होती है, धीरे धीरे चीजें कम होते जाती है। हाँ समझ गए, अरे बड़े तेज हो, अपने दोस्त से पूछना है बात। चलो तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, फिर हमारे पास हार्बीवोर्स है, फिर यहाँ पे हमारे पास कार्निवोर्स है, फिर यहाँ पे अपेक्स कंज्यूमर है हमारे पास, जो ओमनीवोरस होते हैं, ये सब तुमको पता है। और एक दो एग्जांपल दूंगा, सब समझ जाए। चलो तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मैं दिख रहा हूँ, एनर्जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखना बेटा नहीं दिख रहा है, हमको गायब होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। एक हजार का 10% होता है 100। अरे किधर गया, हाँ 1000 का 10% होता है 100, तो 100 किलो कैलोरीज एनर्जी यहाँ पे आएगा। ये भी 90% यूज कर लेगा, मतलब 100 में से 90 यूज कर लेगा, तो 10% कितना बचा, 10 एनर्जी ऊपर जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी बेचारे ईगल को मिल रहा है, दुष्ट ईगल। ओके तो सबसे कम एनर्जी इस ईगल को मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं 10% लॉ, कि आगे वाले ट्रॉपिक लेवल पे खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। इस चीज को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, मतलब ऊपर 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 कितना एनर्जी जा रहा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, या फिर इस चीज को बुलाया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड भी। कुछ चीजें बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी एक्वेटिक ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फोटो प्लैंक्टॉन्स है, जू प्लैंक्टॉन्स है, फिशेस है और ह्यूमंस है। तो यहां से यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी, ऊपर कितना जाएगा 1000, उसके ऊपर कितना जाएगा 10% जाएगा, विच इज 100, उसके ऊपर कितना जाएगा 10। तो सबसे कम हमारे बंटू को सबसे कम एनर्जी मिल रहा है। बंटू दुखी हो गया है, दुष्ट बंटू। चलिए तो क्लियर हो गया, मछली खाएगा बंटू तू। क्लियर हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया सब कुछ। चलो वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। ओके यहाँ पे देख सकते हो तुम, यही चीजें दिखाई गई कि सूरज से रोशनी आती है, तुम्हारे बुक में ये है, थोड़ा थोड़ा हीट के फॉर्म में बाहर चला जाता है और ऊपर 10% ही जाता है। तो इन 1942 द फूड चेन एंड द एनर्जी फ्लो थ्रू इट वाज स्टडीड बाय ये प्यारे सा साइंटिस्ट जिसका नाम है रेमंड लिंडामैन। रेमंड लिंडमैन, इन्होंने पढ़ाई करी थी इस चीज को और इसके बारे में बताया था। चार्ल्स ने भी बताया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जो अभी हमने देखा इकोलॉजिकल पिरामिड, वो उन्होंने दिया था 1927। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसके पहले का याद रखो, नाम हम भूल जाओ। चलो तो क्लियर हो गया सब लोगों को। तो ये इन्होंने कब दिया था, जब ये बेचारे टुंड्रा इकोसिस्टम को पढ़ रहे थे, बियर्स आइलैंड्स को पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, तो ये देते हुए इन्होंने दिया था। अच्छा बच्चा, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हेंस द पिरामिड इज आल्सो कॉल्ड एज इटोनियन पिरामिड। तो इस पिरामिड को इटोनियन पिरामिड भी बोलते हैं।
ऐसा याद रख लेना, एक याद रखने वाली बात। तो यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक हाई फाई दे देते हैं। चलो चैट में लिख दो हाई फाई, मतलब नीचे कमेंट में लिख दो हाई फाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो सूरज से रोशनी आ रही है, मतलब इस रोशनी से खाना पकाया जाता है एनर्जी से। अब ये गोल 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 क्यों क्यों घूम रहा है, ये मर गया। अरे भाई ये मर के नीचे गिर गया, मर गया भाई, मर गया मर गया। देखो मेरे पीछे, मेरे पीछे। हाय तुझे पकड़ूंगा और तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। चलो कोई बात नहीं, मर गया बेचारा। अब ये इधर इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्या होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, ये जो अपेक्स कंज्यूमर है ये जब मर जाता है तो यहाँ पे जो भी तुम्हारे फंगी है या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। देख रहे हो लाश बना दिया, इसको लाश बना दिया, यस। इसको डिकम्पोज करते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट से मिल जाता है और वापस क्या होता है, वापस ये प्लांट ले लेता है उसको, ठीक है, वापस से प्लांट इसको ले लेता है। तो दिस सब्सटेंस है इजीली मिक्स विद एयर वाटर एंड सॉइल। जो भी ये चीजें होती है डिकम्पोज होने के बाद एयर वाटर सॉइल के साथ ये इजीली मिक्सअप हो जाती हैं और फिर आगे है फ्रॉम देयर दे कैन अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, प्लांट इसको वापस एब्जॉर्ब करेगा एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द फूड चेन, तो फूड चेन में वापस आ जाएगा। ये सारी कहानियां देख के हमें ये चीज समझ में आता है कि भाई एनर्जी यहां से आता है लेकिन वापस जाता नहीं है और ये पूरा पूरा गोल 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 फूड चेन में घूम रहा है, इसीलिए इसको चेन भी बोलते हैं क्योंकि कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ऐसे ही गोल 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 चीजें घूमते रहती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी शायद सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी शायद सही है। चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे। थर्स द फ्लो इन न्यूट्रिएंट्स इज एंड फूड चेन इज साइक्लिक। तो हम कहते हैं द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो साइक्लिक फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है फूड चेन में, साइक्लिक, मतलब कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्लियर, ओके। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लो ऑफ डैश इन अ फूड चेन इज साइक्लिक। कौन सी चीज साइक्लिक होती है, न्यूट्रिएंट, एनर्जी, बोथ ए एंड बी, डिकम्पोजर, ठीक है। डैश एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, कितना परसेंट एनर्जी पास होता है, कौन सा परसेंट लॉ था याद करो, कमेंट में बताओ 8वें क्वेश्चन का आंसर। नौ, फ्री प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, फ्री प्लांट भाई now देखो ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर डैश इन डैश इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्या फॉर्म स्टोर करता है देखते हैं। अच्छा चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो अब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट वाले टॉपिक की तरफ। बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी। पता नहीं खत्म होने वाला है, 26 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है मेरे हिसाब से, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी और ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो आज हमारा शुभम काफी खुश हो जाएगा। देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड एज शुभम जो हमारे वीडियो से पढ़ता है, वेरी बहुत प्यारा बच्चा है, तो उसका ही एग्जाम है, दैट्स द रीजन शुभम ये तुम्हारे लिए करा जा रहा है। बच्चों आप जो बोलोगे वो चैप्टर आएगा। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो तुम देख सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत करी है हर एक वीडियो के पीछे, बस आपके लिए। आप इसको शेयर करो। मेरा टारगेट किया महाराष्ट्र बोर्ड के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाने चाहिए 9th स्टैंडर्ड तक, और पूरा चैप्टर डाल दूंगा मैं। आप पहुंचाने का काम करो, मैं लाने का काम करूंगा। इसी तरीके से 10th में भी एकदम जबरदस्त जबड़ा तोड़ कंटेंट ऐसा भाई वाली फीलिंग के साथ लाके दूंगा मैं तुम्हें। सारी चीजें खत्म करेंगे। चलो अभी ये बायो केमिकल साइकिल खत्म करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। बच्चा बहुत सारा पेड़ दिख रहा है, बहुत वो आप लोगों ने रील्स पे देखा म्याऊ म्याऊ तो वही बहुत सारी बिल्लियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। तो हम क्या कहते हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। अगर इस पेड़ को बड़ा 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 होना है, इस बिल्ली के बच्चे को अगर बिल्ला बनना है, बड़ा होना है, तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। अब देखो कैसे मेन जो होता है ना कि न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, जो एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ग्रोथ, आर कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक। तो तुम्हारे सूरज से जमीन पे आता है एनर्जी, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर इकोसिस्टम में आगे 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 के भेजते रहता है। ये सब हमने पढ़ा था। तो ये देखो क्या है, सूरज जी है, सूरज जी से ये प्लांट जी ने लिया, ये जो है ये इसके अंदर जाएगा, इस डियर जी के अंदर जाएगा। डियर को खाने वाले ये जानवर लोग हैं, इसको सब खा जाएंगे। फिर ये जानवर के अंदर एनर्जी चला जाएगा, ये जानवर मर जाएगा, तो ये एनर्जी क्या होगा, जमीन के अंदर आ जाएगा, और जमीन के अंदर आने के बाद ये प्लांट्स के अंदर वापस जाएगा और ये साइकिल चलता रहता है। कहानी तुमको समझ में आ गया। देयर इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द इकोसिस्टम। ये एक साइक्लिक फ्लो होते रहता है न्यूट्रिएंट्स का, नॉट ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स का एक साइक्लिक फ्लो होते रहता है एक इकोसिस्टम के अंदर। बच्चों अब यही जो चीजें हो रही हैं इसी को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, मतलब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सुनो मेरी बात सुनो। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर फॉर्म्ड बाय द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगा, बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। मैं तुम्हें बस इतना बोलता हूं, एक चीज है जो जमीन से रिलेटेड है, एक चीज है जो हवा से रिलेटेड है, एक चीज है जो पानी से रिलेटेड है, एक चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तुम्हें बताना है कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। जो लोग भी यहां तक देख रहे हैं वो लोग बताएंगे कौन सी चीज क्या है, मुझे पता नहीं। तुम गूगल करो, याहू करो, बिंग सर्च करो, इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करो, मुझे नहीं पता, मुझे आंसर चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार बोल रहा हूँ वीडियो के बीच में कि चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। 70% लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। पाप है, पाप है। पैसा वैसा नहीं कमा रहा हूं मैं इससे, तुमको पता भी नहीं होगा, पैसा वैसा नहीं कमा रहा हूं, लिटरली नहीं कमा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या लिखा अगला पॉइंट, द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है, ये पॉइंट छोड़ता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम, और ये डिपेंड करता है कि कितने लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लेवल तुमको पता है, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल तुम्हारे दो प्रकार के हो सकते हैं। देख लेते हैं एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ओके 29 मिनट्स रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, ठीक है। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, तो डिवाइड करते हैं बीच में से। पहला जो प्रकार होता है तुम्हारा वो होता है गैसियस साइकिल, जिसमें गैस वैस इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो होता है सेडिमेंट्री साइकिल होता है। डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। देखो, एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल इन फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर बहुत सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे गैसेस है तुम्हारे, ठीक है। एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड इन सॉइल, सेडिमेंट एंड द सेडिमेंट रॉक्स एक्सेट्रा। तो ये जो पत्थर वत्थर होता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन ये हमें हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा देखो, गैसेस साइकिल जो होता है वो इंक्लूड करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। सेंटीमीटर साइकिल इंक्लूड करता है तुम्हारा आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए मूविंग फर्दर बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो, जंगल में आ गए हम। अभी हमको बस जानना ये है कि जो गैसेस साइकिल होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्पीडर होता है। देखो, तो मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गया किसी एरिया में, ठीक है, तो वो क्विकली डिस्पर्स हो जाएगा विंड का और एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट से। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी गैसेस साइकिल होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है सेंटीमीटर साइकिल के मुकाबले। देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर में है, प्लांट उसको फट से एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर है तो क्या करेगा, प्लांट उसको फट से एब्जॉर्ब कर लेगा, सूरज की रोशनी के मदद से उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा और ऑक्सीजन दे देगा। तो ये बहुत ज्यादा जल्दी होता है एज कंपेयर टू सेंटीमेंट्री साइकिल, जिसमें तुम्हारा आयरन, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बेसिकली जो भी मेटल्स वगैरह है वो सारी इन्वॉल्व है, ठीक है, सॉइल वगैरह इन्वॉल्व है। तो गैसियस साइकिल इज वेरी स्पीडर, तो हम क्या बोलते हैं, गैसियस साइकिल इज स्पीडर साइकिल देन द सेंटीमीटर साइकिल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना, गैसियस साइकिल तेज होता है सेंटीमीटर साइकिल से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है कि क्लाइमेटिक चेंज जो भी आसपास की क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे पेड़ काट देना, प्रे करना, जानवरों को मार देना, सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द साइकिल। तो इन सारे साइकिल पे इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि ह्यूमन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पीड कितना है, विंड का इंटेंसिटी क्या है, ये इसकी इक्विलिब्रियम को हिला देता है। व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों चीजें बराबर है या नहीं। क्लियर। चलिए मूविंग फर्दर बच्चों, कुछ क्वेश्चन है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साइक्लिंग ऑफ डैश इज अ गैसियस साइकिल। साइक्लिंग ऑफ डैश, तो ये आपको बताना है, ठीक है। द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज डैश। 11वां क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर बताना है। 12वां क्वेश्चन है, बायोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय डैश। बायोस्फीयर किससे फॉर्म होता है, इसका भी आंसर आपको बताना है। एंड यहाँ पे हमारा ये बेसिक जो होता है साइकिल के बारे में ये खत्म होता है। अब हमें 3 साइकिल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल, ओ कार्बन साइकिल। कट 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 फिर से रीटेक करते हैं। चलो कार्बन साइकिल, तुम्हारा भाई रीटेक नहीं करता, एक बार में रिकॉर्ड, ठीक है। चलो द कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो कार्बन साइकिल क्या होता है, इट इज कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। कार्बन जो होता है बहुत सारे अलग अलग प्रकार से अर्थ पे पाया जाता है। वो एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि डायमंड वगैरह, ग्रेफाइट, कोल, लाइमस्टोन, ठीक है। उसके अलावा वो और भी किसी कुछ फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कोल है तुम्हारा, ये देखो ये फिर एक स्टोन है बेसिकली, ठीक है, मार्बल वगैरह, इन सारे चीजों में क्या होता है, तुम्हारा कार्बन होता है। अब क्या है ना कि देखो इन द कंबाइंड स्टेट, कार्बन जो है तुम्हारा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी ये पाया जा सकता है। अब ये कार्बन हर जगह पाया जाता है, कार्बन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये मान लेते हैं। लेकिन कार्बन साइकिल क्या है, समझो बात को समझो। कार्बन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, कार्बन तुम्हारा ये कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हारा फूड है उसको प्रिपेयर करने के काम आता है। फैट, ठीक है, प्रोटीन, ये सब में भी कार्बन होता है तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। नाउ व्हाट इज कार्बन साइकिल। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये वाटर है, इसके साथ ये एक पेड़ इसको एब्जॉर्ब करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन देगा और कार्बोहाइड्रेट्स फूड बना देगा बेसिकली। तो देखो प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। प्लांट जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। अब देखो हार्बीवोर्स फीड अपॉन द प्लांट, तो ये प्लांट है, ठीक है, इस पे एक हार्बीवोर फीड करता है, कार्निवोर फीड अपॉन हार्बीवोर। तो ये एक प्लांट है, इसने क्या किया, खाना वाना बनाया, इसके अंदर कार्बन वार्बन है अभी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बना लिया कार्बन का यूज करके इसने। अब ये हार्बीवोर इसको खाएगा, घास खाएगा, इसको खाने वाला ये जानवर होगा। और इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लांट्स टू transported from plants to herbivore and from herbivore to carnivore and from carnivore to apex consumer। तो इस तरीके से देखो बेसिकली हुआ क्या, कार्बन का पेड़ ने यूज किया कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड बनाने के लिए, उसको अब एक जानवर खाएगा, उसको दूसरा जानवर खाएगा, और इस तरीके से कार्बन आगे साइकिल में जाएगा।
तो हमारा बोलने का मतलब क्या है कि कार्बन आगे साइकिल में जाता कैसे है, ये स्टोरी से तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो बाद में क्या होता है, ये जानवर मर जाता है, आफ्टर द डेथ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। जब ये मर जाएगा तो धीरे धीरे कार्बन फिर से बाहर निकल जाएगा इसके बॉडी से, एंड इट इज यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर से ये पेड़ इसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो जो कार्बन यहां से निकल रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है, ये पेड़ यूज कर रहा है वापस फूड बनाने के लिए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल। तो सिंपली कार्बन फूड चेन में आया कैसे और फूड चेन से गया कैसे, यही चीज को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं। इजी है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ ए एंड बी, तुम्हें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स कन्वर्ट डैश इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस चीज को कन्वर्ट करता है, ये भी तुम्हें बताना है। 14th क्वेश्चन, आंसर बताओ कमेंट्स में। अब हम बात करेंगे, खैर मुझे काफी प्यास लग रही है तो 2 ही साइकिल बचा तो रिकॉर्ड कर ही लेता हूं पूरा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो समझो जरा ऑक्सीजन साइकिल क्या है। ऑक्सीजन इज वेरी अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। तो ऑक्सीजन जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इट इज लाइक 21%, तो काफी ज्यादा है एक्चुअली देखा जाए तो। और ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज यूज टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करने के काम आता है। तुम्हारा फैट जो होता है उसको प्रिपेयर करने का, प्रोटीन प्रिपेयर करने के काम आता है। और ये जो तुम्हारा है ना, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, ये जो होता है ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन, एंड रेडली रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा। तो जो तुम्हारा ऑक्सीजन है बहुत सारे फॉर्म में पाया जा सकता है, अलग अलग, वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन किसी से भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। अब एक कमाल की बात ऑक्सीजन के बारे में ये है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है। पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, वेयर्स इट इज यूज्ड बाय इन द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में यूज होगा। ये जो जानवर हम सब जो भी होते हैं, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन यूज होता है। भाई कंबशन में, किसी चीज को जलाने में ऑक्सीजन यूज होता है। जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन यूज होता है। साथ में जो जंग लगने का एक प्रोसेस होता है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, देखो देखो यहाँ पे पीछे दिख रहा है, जंग लगने का एक प्रोसेस दिख रहा है। हाँ अब दिख गया होगा तुम लोग, चलो वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारा भाई साइड वाइड भी हो जाता है समय पे। ठीक है, तो ये जंग लगने का जो प्रोसेस है रस्टिंग, इसके अंदर भी तुम्हारा ऑक्सीजन यूज करता है। तो ऑक्सीजन के यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन प्रिपेयर करने का तरीका एक ही है कि जो ये पेड़ होते हैं ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल के देते हैं। तो ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, एक ही वे है जिसमें ऑक्सीजन रिटर्न होता है, एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस। यूज बहुत सारी जगह से हो रहा है, लेकिन बस एक ही जगह से रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं कि भैया बहुत सारे तरीके से यूज हो रहा है, लेकिन जा खाली फोटोसिंथेसिस से रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो इसी सारी चीजों को हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। तो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, रिसाइकल कैसे हो रहा है ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल, इसी चीज को हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। इजी है, बहुत आसान है। चलो 15वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन फ्रॉम डैश ऑफ द एटमॉस्फेयर 78, 21, 10%, 9%, ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू कंबशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर तुम्हें कमेंट करके बताना है। 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर डैश, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल ऑफ दिस। क्लियर? चलिए, तो नाउ वी आर ऑन द लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, एंड जिसको खत्म करने में हमें 5 से 7 मिनट लग सकता है, तो लगभग 40 से 50 मिनट का लेक्चर बना। तो ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। कौन सा है भैया? नाइट्रोजन साइकिल। देखो अब जो नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% लेता है और ये मैक्सिमम है। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स इट इज इनएक्टिव एंड डज नॉट इजिली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये काफी इनएक्टिव होता है। बाकी एलिमेंट्स अगर मैं कंपेयर करता हूं तो नाइट्रोजन इतनी आसानी से कंपाउंड नहीं बनाता, इतने आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो देखो दुनिया में बहुत सारा नाइट्रोजन है, इट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन यूजेबल नाइट्रोजन कम है। मैं समझाता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तुम्हारा प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो जो तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन होता है वो मेनली नाइट्रोजन के कारण बनता है, इन अमीनो एसिड्स। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा जो डीएनए आरएनए होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें भी नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इतना सारा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। एक ऑर्गेनिज्म इन नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या लिखता हूं, मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर पाते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के, नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करें कि हम यूज कर सकते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 होता है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, तरीका नंबर 2 होता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और तरीका नंबर 3 होता है तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक एक करके सारे समझाता हूं, टेंशन मत लो।
एटमॉस्फेरिक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो मान लो कि तुम्हारा नाइट्रोजन है तुम्हारी एटमॉस्फेयर में और तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कता है, जब बिजली कड़कता है, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये पानी के साथ मिलता है और नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3। ये नाइट्रिक एसिड बनाता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब बारिश के साथ ये नीचे जाएगा और क्या होगा, जो भी अर्थ के अंदर अल्काली मेटल्स है, जो भी अर्थ के अंदर अल्काली एलिमेंट्स है, उसके साथ बेसिक होता है, अल्काली मतलब बेसिक होता है, तो ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, तुम्हारा नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बनाएगा, तो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बनाएगा। ये सिंपल था, एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बनाने के लिए। तो बेसिकली इन इंडस्ट्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, और इसको हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं, जो भी इंडस्ट्री में कन्वर्ट होकर के आता है। तो ये भी सिंपल है, तो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लिया, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया उसको, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। तो NO2 NO3 जो भी है तुम्हारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब बायोलॉजिकल प्रोसेस वाला थोड़ा सा मजेदार है। तो इसमें क्या होता है, राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। क्या कह रहा हूं मैं, कि राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये कहां पे रहता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्मिनियस प्लांट में रहता है। तो लेग्मिनियस प्लांट जैसे कि तुम्हारा जो जिसपे भी ऐसा नोड्स फॉर्म होता है, जैसे पी प्लांट तुम्हारा, तो उसके अंदर इस वाले पार्ट में ये राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है, और उस नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मतलब देखो, राइबोजियम बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये इसको लेकर के जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, इन दोनों में ये कन्वर्ट कर देता है। These nitrates are taken up by plants। ये जो नाइट्रेट्स होता है तुम्हारा NO2 NO3, ये प्लांट्स ले लेती है, प्लांट्स उसको यूज कर लेती है। अब जब प्लांट्स इसको यूज कर लेगी तो प्लांट्स कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन, ये इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। अब एक जानवर उसको खाएगा, उसको दूसरा जानवर खाएगा, फिर वो जानवर मर जाएगा, ये सारी चीज आगे की कहानी तुम्हें पता है। जब ये जानवर वापस मरेगा तो क्या होगा, ये चीज वापस जमीन के अंदर चली जाएगी। क्लियर, फिर से एक बार, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है कि यहां से ये राइबोसोम ने कन्वर्ट किया, अब ये प्लांट इसको ले लेगा। अब ये प्लांट को एक डियर खाएगी या फिर कोई भी एक जानवर खाएगा, वो जानवर को क्या होगा, दूसरा जानवर खाएगा, उसके अंदर चला गया वो, फिर उसके अंदर से फिर वो जानवर मर जाएगा, फिर वो जमीन के अंदर जाएगा, और जमीन के अंदर क्या होगा, डिकम्पोज होने का, फिर से इसमें कन्वर्ट होगा, फिर से प्लांट के पास जाएगा, और ये चीजें ऐसा चलती रहती है, ठीक है। व्हेन टॉप कंज्यूमर डाई, जब टॉप कंज्यूमर मर जाते हैं, ठीक है, द कंपाउंड द बॉडी प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू अमोनिया। तो इसके अंदर जो बॉडी में प्रोटीन है वो अमोनिया बन जाता है, NH3 NH3 NH3। अमोनिया के अंदर भी तुम्हें नाइट्रोजन दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो अमोनिया होता है, इस प्रोसेस को, कि मतलब प्रोटीन का अमोनिया बन गया, इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो व्हाट इज अमोनिफिकेशन, कि जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। क्लियर। अच्छा, इन द सॉइल देयर इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे अमोनिया है, सॉइल के अंदर होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, इसको वापस कन्वर्ट करता है इस अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में। अब सही है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में वापस कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया सब लोगों को। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन प्रोटीन को अमोनिया, नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट। क्लियर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा नाइट्रिफिकेशन। अब बच्चा ये वापस क्या होगा, एटमॉस्फेयर में आएगा और वापस आ जाएगा। तो इन सारे नाइट्रोजन के फॉर्म में, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, द सॉइल, इन द सॉइल देयर आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रेट को क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं वापस, ठीक है। तो यही चीजों को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब वापस तुम्हारा नाइट्राइट और नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन में। तो बच्चा यही सारी चीजों को हम फिर बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, सिंपल शब्दों में। तो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस into form of different compound through various biotic and abiotic process in nature is called as nitrogen cycle। तो बेसिकली नाइट्रोजन को कैसे लिया और उसको आगे कैसे ट्रांसफर किया, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 18, एटमॉस्फेयर कंटेन्स -% ऑफ नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड एज डैश। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर होता है समाप्त, वन शॉट में खत्म कर दिया। तो ये रिकॉर्डिंग गया है नियर अबाउट 47 to 48 मिनट का रिकॉर्डिंग है, और इसको थोड़े बहुत एडिटिंग तो ऐसा मैं करता नहीं हूँ, बस थोड़े बहुत चीजें डाल दूंगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। एंड आज के आज ये वीडियो आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि उनका भी एग्जाम है तो वो भी पढ़ सके। एंड बाकी कौन सा चैप्टर चाहिए उसको कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और क्वेश्चन सॉल्व करके उसको भी कमेंट करना। ठीक है, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।